अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से शाद आबाद रखे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके शेयर करें और फीडबैक देने के लिए मुझे अपना प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर करें। आप जनाब ज़बरदस्त सा आज का व्लॉग है, आखिर तक देखिएगा, बड़े मज़ेदार है। और दूसरा ये कि हम करने लगे हैं वेलकम गर्मियों को। जी हाँ, गर्मियों का सीज़न हो गया है शुरू और गर्मियों में बनने वाले मज़ेदार खानों की तैयारियाँ भी शुरू हो गई हैं। वैसे तो गर्मी का मौसम बड़ा ही मुश्किल और परेशान कुन होता है, लेकिन अगर गर्मियाँ ना हो तो बहुत से काम दुनिया के रुक जाएंगे। इसलिए गर्मियों को भी एक नेमत समझकर उसको खुशी खुशी गुजारें और उससे बचने की भी तरतीब करें और मज़ेदार खाने जो गर्मियों के लिए अच्छे हैं वो भी बनाएं। अच्छा जनाब, आज बनने लगा था बहुत ही ज़बरदस्त से आलू के पराठे, साथ में दो चटनियाँ। इससे पहले मेरे घर में ख़त्म हुआ था जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तो वो मैं बनाने लगी थी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जिसके लिए मैंने खूब सारा गार्लिक और खूब सारा जिंजर लेके उसे छील लिया था और अब जाने लगा था वो पिसने के लिए। इसमें चाहे अगर आपने ज़्यादा देर स्टोर करने के लिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट रखना है तो आप लाजमी इसके अंदर कुकिंग ऑयल और नमक का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। और अच्छा खासा ऑयल डालें, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और थोड़ा सा नमक डाल दें। तो इससे ये कि आपका जिंजर गार्लिक का पेस्ट का ना तो कलर ख़राब होगा और ना ही स्मेल आएगी इसके अंदर से। अब इसे अच्छे से मैंने कर लिया था, पीस लिया था और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था ये। और ये बॉटल्स मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट के लिए ही रखी हुई थी, तो इन्हें वॉश करके अच्छे से बॉईल करके हमने वॉश करके ड्राई किया हुआ था। तो अब इसके अंदर जाने लगा था जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ये आराम से मेरा तकरीबन 1 हफ़्ता तो अब निकल ही जाएगा। रमज़ान शरीफ में मैंने 2 बॉटल्स बना के रखी थी, जिससे मैंने 1 बॉटल को फ्रीज़ कर लिया था और एक मैंने रेगुलर यूज़ की थी, तो वो पूरा महीना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चला था। तो मैं इतना ज़्यादा जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल जैसे बहुत भर के नहीं होता, ना ही अल्लाह का शुक्र इतनी बड़ी कोई फैमिली नहीं है, तो ये कि बस थोड़ा सा काम, थोड़ा सा खाना बनता है, इतना ज़्यादा नहीं। तो बस अब ये पेस्ट बनकर फ्रिज में रख दिया गया था और मैंने साथ में शुरू कर दिए थे पराठों की तैयारी, क्योंकि आज 2 लोगों की फरमाइश थी घर में आलू के पराठों की। एक तो मेरे छोटे बेटे का फेवरेट है और एक मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि आज आलू के पराठे बना लें। तो मैंने कहा क्यों ना आलू का डे बनाया जाए। तो दोपहर में मैंने आलू के पराठे बना लिए थे और उसी मसाले का जो मैंने आलू का बनाया था, आगे देखेंगे आप, उसी के मैंने रात में फिर कबाब बना लिए थे। तो ये कि हमारा पूरा दिन आलू डे बनाया हमने। तो बस इसमें मैंने चक्की का आटा लिया आधा, और आधा जो है वो मैंने इसके अंदर मैदा यानी कि जो ऑल पर्पज़ फ्लावर होता है वो इसके अंदर ऐड किया, ताकि ना थोड़े से पराठे जो थोड़े क्रिस्पी बने, मज़ेदार बने। क्योंकि चक्की के आटे से ना थोड़े से जल्दी से नरम पड़ जाते हैं, क्योंकि वो चक्की का आटा जो है वो रोटी को सॉफ्ट कर देता है और इसीलिए चक्की का आटा खाना चाहिए, क्योंकि वो ज़ूद हज़म यानी कि हज़म होने में आसानी होती है उसमें। अब इसमें मैंने तकरीबन 1-2 पिंच जो है वो इसमें डाल दी अजवाइन और थोड़ा सा डाला इसमें नमक टेस्ट के हिसाब से। तो आटे में भी नमक ऐड कर दें ताकि आटा जो है ना वो फीका फीका ना लगे। और साथ में अब मैं इसे अच्छे से गूंदने लगी थी, थोड़ा पानी डाल के मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया। अगर आपके पास नीडिंग मशीन है तो आप मशीन में भी गूंद सकते हैं, नहीं तो हाथ से जो मैनुअल आटा गूंदता है उसकी तो बात ही अलग है। और वैसे भी हर घर में तो हर तरह की मशीनें अवेलेबल नहीं हो सकती। बहुत से लोग जो है ना आटा जो है वो गूंद के फ्रिज के अंदर रख देते हैं। मेरे ससुराल में भी पहले यही किया जाता था कि वो तकरीबन 1-2 दिन का आटा जो है वो या तो पूरे दिन का आटा या तकरीबन 1 से ज़्यादा दिन का आटा जो है वो गूंद के फ्रिज में रख देती थी। लेकिन यकीन करें मुझसे आज तक कभी फ्रिज का आटा ना उसकी रोटी नहीं बनी। एक तो मुझे ताज़े आटे की रोटी ही पसंद है। अगर 1 रोटी बनानी तो आप 1 रोटी का ही आटा गूंदें, और अगर आपने 10 बनानी तो 10 का गूंद लें, लेकिन गूंदें ताज़ा आटे की। जो ताज़े आटे की जो रोटी बनती है उसकी बात ही अलग होती है। और बस जी, अब मैंने कर लिए थे अनियन बारीक बारीक चॉप, और चॉप करने का तरीका आपने देख लिया, कट करके सेंटर से प्याज को आप आराम से चॉप कर सकते हैं। बस धनिया और हरी मिर्चें काटी मैंने, और अब मैं इसके अंदर डालने लगी थी स्पाइसेस। आलू के अंदर स्पाइसेस का जो एक फ्लेवर आता है ना वो इतना मज़ेदार लगता है ना। आलू एक बड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी है, मतलब अगर आप चाहें भी ना कि आलू स्किप करें तो कहीं ना कहीं खाया ही जाता है, दिल चाहता ही है खाने का। तो लहसुन अदरक का जो पेस्ट मेरे ब्लेंडर में रह गया था वो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाला। हाफ टीस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर गया है, आपको पता है वो लाजमी मैं अपने डिश में डालती हूँ, उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। और 1 टीस्पून तकरीबन भर के मैंने जो है ना इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला है। और अब इसमें जा रहा था हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, जो कि मैंने घर पे ही ज़ीरा पीसा हुआ, इसको हल्का सा भून के रोस्ट करके, और साथ में साबुत ज़ीरा भी 1 टीस्पून डाल दिया, ये भी बड़े ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। और हाफ़ टीस्पून जिसमें मैंने क्रश चिली डाली है। सारे स्पाइसेस मैंने अपने घर के हिसाब से डाले हैं, जितनी हमारे घर में खाई जाती है, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। और 1 टीस्पून जो है ना मैंने
मसाला डाला था जो मैंने ज़ीरा और साबुत धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च को भून कर यानी ड्राई रोस्ट करके उसे पीस लिया था, और साथ में नमक का टेस्ट के हिसाब से। तो जी अब इसको अच्छे से करना था मिक्स, और मिक्स करने के साथ ही मैंने इसके अंदर धनिया, प्याज और हरी मिर्चें भी जो काटी हुई थी बारीक बारीक वो भी इसके अंदर डाल दी। तो हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा पराठों का मटीरियल हो गया था तैयार, जो कि फिलिंग थी और पराठों के अंदर फिलिंग होनी थी इसकी। अब मैं बनाने लगी थी जनाब आटे के पेड़े, और तकरीबन 6 पराठे बनाए थे मैंने, तो बहुत हो गए थे हमारे लिए। और माशाल्लाह बड़े अच्छे हैवी से बड़े बड़े पराठे बनाए थे, मतलब जितना ही मेरा ये जो आटे का पेड़ा था वो उसी के हिसाब से मैंने जो है वो इसके अंदर फिलिंग भी दी। तो बस आटा बहुत प्यारा सा हो गया था, सॉफ्ट हो गया था। आटे की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आटे को गूंदने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट तो आपने लाजमी आटे को रेस्ट देना है। भले आपको जितनी जल्दी हो रही हो सब, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो सारे काम शुरू करने से पहले आप आटा गूंद के रख लें, फिर बाकी आप काम करें दूसरे। तो ये तरीका जो है ना, ये मैंने एक मेरी बड़ी अच्छी सी जिनको मैं फॉलो करती हूँ ना, यूट्यूबर हैं वो, उन्होंने मुझे उनको देखकर मैंने ये सीखा। वरना मेरी अम्मी और मैं अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए, जो उनका तरीका था ना वो छोटे छोटे 2 बॉल बनाती थी और उसके अंदर फिलिंग करती थी। तो मैंने कहा कि आज मैं इस तरीके से बना के देखती हूँ, ये भी बड़ा अच्छा तरीका था। तो इससे पहले मैं भी यही करती थी कि छोटे छोटे 2 बॉल बनाकर उनको रोटी करके तो उसके अंदर फिलिंग करके उसे जैसे कवर कर देना था। तो ये वाला तरीका भी अच्छा लगा मुझे, बल्कि ज़्यादा आसान लगा कि इसके अंदर आप ऐसे फिलिंग कर दें। तो इससे हुआ ये कि जो मसाला था ना, जो फिलिंग थी वो सारी कोनों कोनों तक भी आई। तो इससे पहले ऐसा होता था कि साइडें जो है ना वो खाली रह जाती थी। तो मैंने फिर ये तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, तो मैं से यही इसी को फॉलो करूँगी। और एक्सपर्ट होने का यही फ़ायदा होता है कि आप जब किसी चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं ना, तो आप फिर चीज़ भी अच्छी बना पाते हैं। तो बस ऐसे सारे पराठे तकरीबन मैंने बना लिए, और एक पराठा जो है वो मैंने इस पर डाला हुआ था पकने के लिए, उस पर मैंने डालना था। उसको मैंने देसी घी से बनाए सारे पराठे। तो देसी घी की आपको पता ही है कि खुशबू और धुआं जो है पूरे घर में फैलता है, और माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त से मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे बने। और उसके साथ जो मैंने 2 सॉसेस बनाई वो आप आखिर में देखेंगे, बड़ी मज़ेदार और क्रीमी सा जो है वो रायता बना, और बड़ी सॉसी सी बड़ी स्पाइसी सी ग्रीन चटनी बनी। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा हर तरफ से अच्छे से पक गया था। वो मैंने इसको अलग रखा, फिर दूसरा पराठा डाला, और लंच का टाइम हो रहा था। हस्बैंड भी आके बैठे हुए थे, बच्चा भी आया हुआ था, सब रेडी थे लंच के लिए, और मैं जल्दी से सब पराठे बना रही थी कि बस अब इनको सबको लंच दे दूँ। आप लोगों ने लास्ट वीडियो मेरी पसंद की, बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहें, यूँ ही मेरे साथ कनेक्टेड रहें, और अपना फ़ीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो लाजमी मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे साथ इसी तरह अपनी सपोर्ट ज़ाहिर करें। तो ये देखें जी, एक एक पराठा आराम से गोल्डन ब्राउन होता जा रहा था, और हम तेज़ी से मैं जो हूँ बाकी सारे पराठे बना रही थी। और एक रोटी का आटा बच गया था, तो मैंने उसकी ना रोटी बना के रख ली थी, तो वो रात में खाई गई, फिर रात में उसका इस्तेमाल हो गया था। रात में ना मैंने जो मेरे पास फिलिंग बची थी उसी के मैंने कबाब बना लिए थे। ये देखें कितना क्रीमी सा ज़बरदस्त सा दही का रायता बनाया मैंने, और इसके अंदर जो चटनी डाली है ना, बनाई है ना मैंने, जो रायते में डाली है उसमें सिर्फ हरी मिर्चें और धनिया का इस्तेमाल किया, और ज़ीरा और नमक, बस, साथ में कुछ भी और नहीं। लेकिन जो ग्रीन चटनी बनाई है इसमें मैंने धनिया, पुदीना, एक पूरा प्याज, एक टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें और इमली की चटनी मेरे पास जो मौजूद है वो मैंने ऐड करके इसका हरी चटनी का पेस्ट बनाया। तो बस अपनी प्यारी सी प्लेटर बनाई अपने प्यारे से व्यूवर्स के लिए। मुझे उम्मीद है आज की आपको ज़बरदस्त सी प्लेटर बड़ी ज़बरदस्त लग रही होगी, मज़ेदार लग रही होगी। और गर्मियों क्योंकि शुरू हो गई हैं, और गर्मियों में इस तरह के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे घर में जब मुझे याद है मेरे बचपन में हमारे घर में इस तरह से पराठे गर्मियों में बहुत इस्तेमाल बनाए जाते थे। साथ में दही का सादा दही होता था, अचार होता था घर का बना हुआ। इस तरह की अम्मी जो हमारी अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए, इस तरह की चटनी जो है वो सिल पे पीसा करती थी। और आजकल तो मशीनों का ज़माना है, हर चीज़ जो है फटाफट डालो और बस इस तरह निकल के तैयार हो जाती है। तो अब हमें आदत हो गई इस तरह के खाने खाने की, लेकिन वो जो सिल की पिसी हुई चटनी का टेस्ट होता था ना, उसका जायका ही अलग होता था। आज तक उसका जायका मुँह में महसूस होता है।
तो मज़ेदार सा देखें ना, अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है, इतने मज़े की लग रही है मेरी प्लेटर, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने थे। बस जी रात का भी सिलसिला कर आके किचन वगैरह साफ़ हो गया था, तो बस अभी हम थोड़ा सा ऐसी राउंड लगाने भी निकले थे, और साथ में मेरे छोटे बेटे का था मैच, तो उसको हमने ग्राउंड में हम इन्वाइटेड थे। तो बच्चों का स्कूल का 2 स्कूल्स के आपस में मैच थे, एक तो पाकिस्तान स्कूल जो मेरा बच्चा पढ़ता है जिसमें, और एक इंडियन स्कूल जो उससे उनका मैच था। तो मैच काफ़ी अच्छा था, बहुत टाइट मैच हुआ, बच्चों ने खूब मेहनत की और ट्राई फुल की, लेकिन इंडियन टीम जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग निकली, और उनकी जो कोचिंग वगैरह वो अच्छी लगी हमें, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से अपनी टीम मैनेज की हुई थी। तो उन्होंने बच्चों ने रिज़ल्ट भी दिया। तो हमारे पाकिस्तान स्कूल के जो बच्चों के कोच हैं वो थोड़े से मुझे ढीले लगे इस मामले में कि उन्होंने बच्चों को बकअप नहीं किया। तो मैंने तो ये चीज़ उनको कमेंट भी की कि आप बच्चों को थोड़ा सपोर्ट तो करा करें, मोटिवेट किया करें, तभी तो वो परफॉर्म करेंगे। बहरहाल मेरा बच्चा माशाल्लाह से खेल रहा है, वो सेटिस्फाइड है, और मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि उसको एक एक्टिविटी मिली हुई है। घर में बैठने से अच्छा है बच्चों को किसी ना किसी चीज़ में आप डाल दें, ताकि बच्चों की ग्रोथ भी हो, और साथ साथ उनको एक मेंटल एक्सरसाइज भी होती है और फिज़िकल एक्सरसाइज भी होती है। साथ में उनकी सोशल जो है वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, अच्छे दोस्त बनते हैं, सोशलाइजेशन होती है। तो यही सब चीज़ों के लिए बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना बहुत ज़रूरी है। इस एज के बच्चे जो 12 साल से ऊपर हो जाते हैं, उनको तो लाजमी स्पोर्ट्स में कोई ना कोई एक्टिविटी करवाते रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको बड़ा ही पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें मेरे चैनल को, और अपना ख्याल रखें मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।